अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों कैसे हैं? आज हम बात कर रहे हैं कि हलाकू खान की मौत किस तरह वाक़ई हुई। तो पहले हम बताते हैं कि हलाकू खान थे कौन। हलाकू खान की पैदाइश 15 अक्टूबर 1218, वफ़ात 8 फरवरी 1265 में हुई और हुकूमत का बानी और मंगोल हुक्मरान चंगेज़ खान का पोता था। चंगेज़ खान के लड़के तवल्ली खान के 3 बेटे थे। इनमें एक मंगू खान था जो कराक्रम में रहता था और पूरी मंगोल सल्तनत का खान आज़म था। दूसरा बेटा कबलाई खान था जो चीन में मंगोल सल्तनत का बानी था, जबकि तीसरा लड़का हलाकू खान था। मंगू खान के ज़माने में शुमाल मगरबी ईरान में एक इस्माइली गिरोह हशाशेन ने बड़ा हंगामा और खूनरेज़ी शुरू कर दी। ये इलाका मंगोलों के ज़ेरे हुकूमत था, इसलिए वहाँ के बाशिंदों ने मंगू खान से इस जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ फरियाद की। मंगू खान ने इस शिकायत पर अपने भाई हलाकू खान को सन 1256 में ईरान का हाकिम बनाकर रवाना किया। उसको इस्माइलियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया। हलाकू खान ने इसी साल इस्माइलियों के मरकज़ किलल मौत पर कब्ज़ा करके इस्माइली हुकूमत का हमेशा के लिए ख़ात्मा कर दिया और उनके आखिरी बादशाह खोर शाह को कत्ल कर दिया। इस्माइलियों का जोर तोड़ने के बाद हलाकू खान ने बगदाद का रुख किया और उसके बाद बगदाद पर हमला करने के लिए वहाँ पर पहुँचे। 1258 में बगदाद तबाह करने के बाद हलाकू खान ने पूरे इराक़ पर भी कब्ज़ा कर लिया और बसरा और कूफा के अजीम शहर तबाह व बर्बाद कर दिए। उसके बाद मंगोल फ़ौजियों ने जज़ीरा के रास्ते शाम पर हमला किया। मंगोल फ़ौजें नसेबेन रहा और हर्रान के शहरों को तबाह करते हुए हलब पहुँच गईं, जहाँ 50,000 मर्द कत्ल हुए और इसके अलावा हज़ारों औरतों और बच्चों को ग़ुलाम बना लिया गया। मंगोल फ़ौजें उसी तरह कत्ल व गारत करती और बर्बादी फैलाती हुई फ़लस्तीन पहुँच गईं, लेकिन जहाँ नासरा के जनूब में ऐन जालूत के मकाम पर 25 रमज़ान 658 हिजरी बामुताबिक सन 1260 को एक खूनरेज़ जंग में मिस्र के ममलूकों ने उनको शिकस्त देकर पूरे शाम से निकाल दिया। इस तरह मिस्र मंगोलों के हाथों तबाही से बच गया। मंगू खान के बाद कराक्रम की हुकूमत का इक़्तिदार कमज़ोर पड़ गया और हलाकू खान ने ईरान में अपनी मुस्तकिल हुकूमत कायम कर ली, जो एल खानी हुकूमत कहलाती थी। उसने मरागा को, जो तबरेज़ से 70 मील जनूब में वाक़ है, अपना दारुल हुकूमत बनाया। बाद में दारुल हुकूमत तबरेज़ मुंतकिल कर दिया गया। हलाकू के बाद उसका बेटा अब्बाका खान तख्त नशीन हुआ। उसने भी अपने बाप की इस्लाम दुश्मन हिकमत अमली जारी रखी। उसने पोप और यूरोप के हुक्मरानों से करीबी तलाक़ात कायम की और ईसाइयों को बैतुल मक़दस पर कब्ज़ा करने के लिए आमादा किया। उसने यूरोप की तायीद और अपनी मुमलिकत के आर्मीनी और गिरजिस्तानी बाशिंदों की मदद से शाम पर हमला किया। सन 1250 में हमस के करीब ममलूक हुक्मरान कलाउन से शिकस्त खाकर फिर पसपा होने पर मजबूर हुआ। अब हम बात करते हैं कि हलाकू खान की आखिर मौत किस तरह हुई। हलाकू खान अपने घोड़े पे शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ तातारी अफवाज की सफ़ें खड़ी थीं। सबसे आगे हलाकू खान का घोड़ा खड़ा था। हलाकू खान के सामने 3 सफ़ें खड़ी थीं जिसको आज हलाकू खान ने कत्ल करना था। उनके सार कलम कर दो, हलाकू खान ने गरज कर कहा और जल्लाद लोगों के सार काटने शुरू हो गए। पहली सफ़ में एक गर्दन गई, दूसरे की गर्दन गई, तीसरे और फिर चौथे की गई। पहली सफ़ में एक बूढ़ा गरीब खड़ा था और मौत के डर की वजह से दूसरी सफ़ में चला गया। पहली सफ़ का मुकम्मल सफाया हो गया। हलाकू खान की नज़रों ने उस बूढ़े को देख लिया था कि वो मौत के खौफ से अपनी पहली सफ़ छोड़कर दूसरी सफ़ में चला गया था। हलाकू खान घोड़े पे बैठा हुआ, कुर्स को हाथ में लेकर वो खेल रहा था और लोगों के कत्ल का मंजर देखकर इस खेल से खुद को खुश कर रहा था। जलादों ने दूसरी सफ़ पे तलवार के वार किए और गर्दनें आन की आन में गिरने लगीं।
جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پہ گر رہے تھے۔ اس بوڑھے بابا نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں کٹ کر اس کی باری بہت جلد آنے والی ہے تو وہ بھاگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا۔ اس طرح ہلاکو خان کی نظریں بوڑھے پہ جمی ہوئی تھیں کہ اب تو تیسری صف آخری ہے، اس کے بعد یہ کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا؟ اس بے وقوف کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ 100 انسان مار دیے تو یہ کب تک بچے گا؟ تیسری صف پہ جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی۔ ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اس بوڑھے پہ لگی ہوئی تھیں۔ تیسرے صف کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھیں۔ جلاد بجلی کی سی تیزی سے اس بوڑھے بابا کو پہنچا تو ہلاکو خان کی آواز گرجی، رک جاؤ، اس کو بھی ابھی کچھ نہ کہو۔ بابا بتاؤ پہلی صف سے تم دوسری میں کیوں گئے؟ جب وہ ختم ہوئی تو تم تیسری میں بھاگ گئے۔ بابا اب بتاؤ، پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں، اب کہاں جاؤ گے؟ اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس بوڑھے بابا نے آسمان کی طرف دیکھا، کچھ وقت بعد کہا، میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسرے میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی پہنچی۔ پھر میں نے دوسری صف کو چھوڑا، شاید تیسری میں بچ جاؤں۔ پھر ہلاک گرس کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، بابا کیسی خام خیالی ہے، یہ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا میری تلوار سے بھی کوئی بچ سکتا ہے؟ اس بوڑھے نے کہا، وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو ایک لمحے میں انقلاب آ سکتا ہے اور مجھے بچا سکتا ہے۔ کیسے بچا سکتا ہے؟ ہلاکو خان نے اتنے جوش میں کہا کہ اس کے ہاتھ سے گرس گر گیا۔ ہلاکو خان چابک دست، ہوشیار جنگجو اور چالاک انسان تھا۔ ہلاکو گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے وہ گرس کو پکڑنے کے لیے نیچے جھکا کہ زمین پر گرنے سے پہلے گرس کو پکڑ لے، تو اس کوشش میں ہلاکو خان کا پاؤں رکاب سے نکل گیا اور وہ اس کوشش میں گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ ہلاکو خان کا گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ وہ بدک گیا اور بھاگنے لگا۔ ہلاکو کو خود کو بچانے کی کوشش کی، لشکر بھی حرکت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا بدک گیا کہ اس نے ہلاکو کو پتھروں میں گھسیٹ کر اس کا سر پتھر سے پٹک پٹک کر مارا، اور لشکر نے جب ہلاکو خان کا گھوڑا پکڑا تو اس وقت ہلاکو خان مر گیا تھا۔ ہلاکو کا لشکر اس بابے سے اتنا خوف زدہ ہو گیا تھا کہ لشکر نے اس بوڑھے کو نظر انداز کر دیا۔ مظلوم کی آہ سے ڈر، کیونکہ جب وہ آہ کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے۔ بے شک اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو دوستو، تاکہ ہماری اچھی ویڈیوز اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے رہیں گے نئی ویڈیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔